मुझे हाँ लगता है कि हर इंसान एक अलग अलग तरह की गलती करता है, हर इंसान का गलती करने का पैटर्न भी अलग अलग होता है। तो अगर आप सोचते हो ना, टाइम देते हो अपने आप को, आप हर इंसान को अपने आप से बातें करनी आनी चाहिए, वो अपने आप को समय देने आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर दिन में अगर 10 मिनट अपने आप से बात नहीं कर रहे हो तो एक आप सबसे अच्छे इंसान को खो रहे हो बात करने के लिए। तो आप अपने आप से बात करो, लोगों को देखो, उनसे सीखो कि ये जो पर्सन कर रहा है वो अच्छा है, ये जो पर्सन कर रहा है वो ख़राब है। अगर मैं ये करूँगा, ये ऐसा करूँगा, ऐसा बिहेवियर रखूँगा या ये रूटीन फॉलो करूँगा तो मुझे एज अ आइडियल पर्सन मैं बन सकता हूँ, उस लाइन में जा सकता हूँ। और ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा तो मैं अपनी हैबिट सुधार रहा हूँ। तो ये कुछ रीज़न थे या ये कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मैं अपने अपनाता था। बस यही चीज़ें करते रहा और अच्छा रिजल्ट मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं सीजीपीएससी से जुड़े हुए आपके सारे प्रश्नों के जवाब। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी बैठे हुए हैं जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है विद अ रैंक ऑफ 49 इन सीजीपीएससी 2019। प्रेजेंटली सर जो हैं वो मुंगेली जिले में नायब तहसीलदार के पोस्ट में हैं और इनसे बातें करके ना मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सर बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं जिसके ये ओवरकम करके आज खुद इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज सब कुछ अपना शेयर करने वाले हैं, सारे टिप्स ट्रिक्स और कैसे आप लोग इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर अंकित सिंह राजपूत। थैंक यू आशीष जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं सच्ची बताऊं, आप जितना दिल खोल के बातें कर रहे हैं ना, वही सारी चीजें चाहिए अभी हम लोगों को कैमरे के सामने भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जैसे आप जान रहे हैं कि मेरा नाम डॉक्टर अंकित सिंह राजपूत है और मैं तखतपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नेटिव प्लेस है, मेरा जन्म वहीं हुआ है तखतपुर में। मैं बचपन से अपने नाना नानी के यहाँ रह के पढ़ा हूँ, मामा मौसी के साथ। और स्कूलिंग मेरी हुई सरस्वती शिशु मंदिर तखतपुर से ही 12th तक। फिर मैंने मेडिकल की तैयारी के लिए मैं एलन कोटा चला गया था, राजस्थान कोटा। वहाँ से मैंने 2 साल ड्रॉप लेने के साथ तैयारी की। मेरा मतलब एक शुरू में ये सपना था कि मैं सपना या थॉट कह लो कि डॉक्टर बनना है, MBBS करना है। बट 2 साल की मेहनत के बाद मुझे नहीं मिला। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर अलॉट हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि 2 साल की मेहनत हो गई, अब उस टाइम पे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ज्वाइन कर लिया मैंने। फिर इंटर्नशिप जब ख़त्म हुआ इन द ईयर ऑफ 2017-18, तो मैंने सोचा कि अब जॉब स्टेबिलिटी और क्या करना है आगे, कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है। तो मुझे लगा कि अब CGPSC एक सही रास्ता है मेरे लिए। उस तरफ रुझान हुआ मेरा और मैं फिर तैयारी स्टार्ट किया और अभी आप सब रिजल्ट जान रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसा शिफ्ट कैसे कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें थी। आप या तो PG कर सकते थे या डायरेक्टली डेंटिस्ट्री में आप कुछ अपना ओपन करके कर सकते थे। तो ये कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि आपको CGPSC की ही तरफ आना है? जब हमारा इंटर्नशिप ख़त्म हुआ ना, तो फिर हम लोग उस टाइम पे 2-3 ऑप्शन थे मेरे पास। जैसे आपने बताया, ये 3 ऑप्शन थे। क्लिनिक नहीं डालने का रीज़न ये था कि स्टार्टअप जो है हमको 8-10 लाख लग जाएगा। PG का गवर्नमेंट सीट नहीं था। पहले तो मैं ये PG करना चाह रहा था, तो PG करने के लिए गवर्नमेंट सीट्स नहीं थी छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे। फिर मुझे लगा कि PSC एक दूसरा, मैंने एक फ्रेंड से, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, उससे हमने बात की, सजेशंस लिए कि क्या करना चाहिए। हमने सोचा बहुत और फिर इंटर्नशिप जब स्टार्ट हुआ था हमारा, तब हम लास्ट डिसीजन पे आए कि CGPSC हमारे लिए सही रास्ता है। हमारे कॉलेज से काफ़ी सीनियर्स थे जो DC और DSP के पोस्ट पे थे, तो वो लोग मुझे मतलब मोटिवेट करते थे या फिर एक तरह से रास्ता दिखाते थे कि ये सही जगह है जहाँ पे जाना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया, तो फिर डेंटिस्ट्री छोड़ के मैं शिफ्ट हो गया टूवर्ड CGPSC। तो आप अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बताइए कि क्या ये पहले अटेम्प्ट में था या कितने अटेम्प्ट्स लगे आपको? अटेम्प्ट्स में ये मेरा 3rd मान सकते हो आप, क्योंकि मैं इंटर्नशिप का जब तैयारी कर रहा था तो कोचिंग करते हुए प्री पहला दिलाया, नहीं निकला, उतना तैयारी नहीं था। उसके बाद सेकंड में बहुत अच्छे से तैयारी करके 2018 PSC का दिलाया, वो भी नहीं निकला। फिर मैंने मेरा मेंस का कोचिंग ख़त्म हो गया तब तक इस दौरान, और फिर मैंने 2019 वाला PSC दिलाया 2020 में, वो मेरा क्लियर हुआ। फिर मैंने मेंस भी दिलाया, वो मेंस क्लियर हुआ। फिर वही 49th रैंक के साथ मेरा रिजल्ट आ गया। तो मतलब ये बता सकते हैं कि ऐसा क्या था कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो आप लगातार प्रयास करते रहे? व्हाट वाज योर मोटिवेशन? मोटिवेशन शुरुआत में तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मोटिवेशन लाना है, पढ़ना है। बस हाँ, जब मैं स्टार्ट किया था ना, उस टाइम मेरा एक चीज़ थॉट क्लियर था कि 3 साल में मेरे जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो PG कर लेंगे।
वो स्टेबल हो जाएंगे। और मैं अगर कहीं इसी 2-3 साल के टाइम ड्यूरेशन में अगर मैं CGPSC क्रैक कर लेता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उससे उनके बराबर या उनसे बेटर पोजीशन में पहुँच जाऊँगा। तो ये मेरा एक पहला मोटिवेशन था। दूसरा था कि मैं किसी काम को करता था तो माइंडसेट मेरा क्लियर रहता था कि हाँ ये करना है, मतलब मैं करके ही छोड़ूंगा। तो ये 2-3 साल का मेरा बना रहा कि मैं ये करना है मेरे को, मैं कर रहा हूँ। और इस थॉट के साथ ही मैं आगे बढ़ा। पहले इस जर्नी के दौरान मैं जो मोटिवेशन आप कह रहे हैं, शुरुआत में हम किसी को सुनते हैं तो लगता है कि हाँ आज पढ़ूंगा, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज मन बहुत खुश हो गया, दिमाग बहुत अच्छा हो गया, आज पढ़ना है, आज हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2-4 दिन बाद फुस हम फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि मोटिवेशन ना अपने अंदर से आता है, मतलब आप किसी चीज़ को पहले ना फॉलो करते हो कि हाँ पढ़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, फिर जब एक्सेप्ट करते हो उसके बाद फिर आपको जब ये मोटिवेशन आपके सोल में आ जाता है ना तो वो इनबिल्ड हो जाता है। मतलब वो थ्रू आउट आपके पढ़ाई के दौरान, आप जब नहीं पढ़ रहे हो तब भी, लेकिन आपकी सोच में वो मोटिवेशन बना रहता है। तो ये मेरा पर्सनल मोटिवेशन था कि मैं अपने इस मोटिवेशन को सोल पे ला सका, खुद का आंसर, खुद के सवाल का जवाब खुद ही तैयार कर सका कि अब मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, अब मेरे को बुरा फील हो रहा है, सेल्फ एनालिसिस कर सका। यही मेरा जर्नी का एक ट्रिक था कि मैं मोटिवेशन बना के रखा, सोल मोटिवेशन। कि मतलब आप इतना अपने आप को बार बार एनर्जाइज करते रहो कि एक बार वो खुद परमानेंट आ जाए कि हाँ यार अब तो करना ही है करके। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही था कि वो मोटिवेशन मेरे हैबिट में आ गया। और अब जब जानते हैं कि हैबिट इतनी आसानी से छूटता नहीं है, तो जब बुरी हैबिट नहीं छूटती है तो अच्छी हैबिट बनाने में फ़ायदा ही है। और अच्छी हैबिट्स के बारे में अगर आप कहते हैं तो कैसे बनाना चाहिए कोई भी हैबिट को आपके हिसाब से, कैसे, क्योंकि हैबिट इतनी आसानी से चेंज होने वाली चीज़ नहीं है। आपको क्या लगता है आप कैसे चेंज? आई थिंक इसके लिए इंसान को पहले खुद एनालिसिस करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए चीज़ों पे, पास्ट अपना देखना चाहिए कि किस दौर में वो अच्छे थे, क्या कर रहे थे वो जब वो अच्छा कर रहे थे, उनमें कितना कॉन्फिडेंस था। और जब आप आज के डेट में अगर आप किसी कारणवश, किसी वजह से अगर डिप्रेस्ड हैं या फिर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उस कारण को सोचें। फिर धीरे से आप ये स्टेप बना लें कि आपको क्या करना है, जिससे आप वापस मोटिवेटेड फील करेंगे, आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ें आप अपनी आदतों में लाएंगे, अपने रूटीन में लाएंगे तो आप अच्छा ये एज अ पर्सन आप अच्छा डेवलपिंग पर्सन मतलब अपने को फील करेंगे। और ये कह सकते हो पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं एनालिसिस करता था, मैं अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करता था। मैं मिस्टर MS धोनी को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करता था, उनकी लाइफस्टाइल से बहुत चीज़ें सीखता था। एज अ पर्सन वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे, तो मैं उनसे सीखता गया और उनकी हैबिट को अपने अंदर लाने की कोशिश की, एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे वो मेरी आदत में आ गया। अभी भी आपको ऐसा कहीं लगता है क्या, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं और पहले थी तो उसको फिर कैसे ओवरकम किया? आपको क्या क्या लगता था? एक नॉर्मल जैसे कोई एस्पिरेंट है, ठीक है, हाँ। और आप रहे हो तो आपको पता है कि वो क्या क्या गलतियां करते हैं, ठीक है, तो पहले वो बताइए, फिर आपको जो थी फिर उसको आप कैसे ओवरकम किए? मेरी पर्सनल गलतियाँ ये थी ना कि पहले मैं बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्ट किया था। और सीरियस इन द सेंस मेरे को लगा निकल जाएगा, बट जैसे जैसे मैं फेल होता गया ना, मतलब पहला प्री नहीं निकला, फिर मेरे को लगा कि इस वजह से नहीं निकला, फिर दूसरा भी जब प्री फेल हुआ तो फिर मैंने फिर एनालिसिस किया कि इस वजह से नहीं निकला। फिर मैंने प्रैक्टिकली उस चीज़ों को ट्राई किया कि क्या क्या ऐसे रीजंस थे जिस वजह से मेरा प्री अटक रहा है। फिर मैंने वो चार्ट बना के स्टेप वाइज मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। फिर फाइनली मुझे समझ में आया कि अब है वो जो निकल जाएगा, अब है इस बार मैंने प्री भी निकलना है, मेंस भी निकलना है, इंटरव्यू भी अच्छा जाना है। तो ये चीज़ें थी जो मैं कर पाया। मतलब ये है कि आप हर बार एनालाइज करके ये चीज़ को इम्प्रूव करते गए जो आप गलतियां कर रहे हो। मुझे हाँ लगता है कि हर इंसान एक अलग अलग तरह की गलती करता है, हर इंसान का गलती करने का पैटर्न भी अलग अलग होता है। तो अगर आप सोचते हो ना, टाइम देते हो अपने आप को, आप हर इंसान को अपने आप से बातें करनी आनी चाहिए, वो अपने आप को समय देने आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर दिन में 10 मिनट अपने आप से बात नहीं कर रहे हो तो एक आप सबसे अच्छे इंसान को खो रहे हो बात करने के लिए। तो आप अपने आप से बात करो, लोगों को देखो, उनसे सीखो कि ये जो पर्सन कर रहा है वो अच्छा है, ये जो पर्सन कर रहा है वो ख़राब है। अगर मैं ये करूँगा, ये ऐसा करूँगा, ऐसा बिहेवियर रखूँगा या ये रूटीन फॉलो करूँगा तो मुझे एज अ आइडियल पर्सन मैं बन सकता हूँ, उस लाइन में जा सकता हूँ। और ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा तो मैं अपनी हैबिट सुधार रहा हूँ। तो ये कुछ रीज़न थे या ये कुछ स्ट्रेटजी थी जो मैं अपने अपनाता था। बस यही चीज़ें करते रहा और अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है, मतलब ऑलमोस्ट 150 से ऊपर इंटरव्यूज़ हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज के हो गए, गेट के हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के हो गए। एक चीज़ जो सबके अंदर है वो मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी से है। और जो लोग फेल होते हैं उनके अंदर भी ये एकदम कॉमन चीज़ है कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं है।
तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि कैसे कंसिस्टेंट रहा जाता है? आप सब लोग कैसे करते हो? क्योंकि आप सारे दोस्त हो, है ना? जितने भी आप बैचमेट्स हो, हाँ चाहे वो बिल्कुल नायब तहसीलदार हो, चाहे जी वो डिप्टी कलेक्टर्स हो, चाहे वो डीएसपी हो, सब दोस्त हो। सब। आपको सबकी आदतें पता है। आप ये बताइए कि आप लोग कैसे कंसिस्टेंट रहते हो? मेरे ख्याल से ना सबसे पहला तो वही था कि सेल्फ एनालिसिस, फिर दूसरा एक बैलेंस्ड वे पे तैयारी करना, अपनी गलतियां मानना और उसको सुधारना, मतलब डे बाय डे। मतलब मेरे अंदर, आप जैसे थोड़ा देर पहले पूछ रहे थे कि आप में कुछ कमी है, हाँ मुझे लगता है आज अभी भी लगता है कि मुझे कमी है। अगर आप किसी सोच रहेगी कि मैं डेली सुधार करूँगा, कुछ ना कुछ नया करूँगा, अपना जो कल देखूँगा उससे आज एक नया वर्जन तैयार करूँगा, कल जो मैंने गलती की थी उसको रिपीट नहीं करूँगा और उसको सुधारूँगा, ये सारी चीज़ें कॉमन, जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल है सब में मैंने कॉमन देखा। एक खुश रहने वाला रीज़न देखा उनके अंदर, एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो था बहुत अच्छा था सबका, सब हम हंसी मजाक करते तो समझ में आया कि ये खुले दिमाग के लोग हैं, इनका मन बहुत अच्छा रहता था, ये पढ़ते थे लेकिन टेंस्ड नहीं होते थे, बैलेंस वे पे हर चीज़ों को सोचते थे, इनका एक प्लान होता था, एक स्ट्रेटजी होती थी सब्जेक्ट वाइज पेपर वाइज, और वो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे। एक रिदम था उनके अंदर जो कंटिन्यू बना के रखते थे, टेस्ट था वो लगाते थे, वो प्रैक्टिस करते थे बहुत अच्छे तरीके से, प्लानिंग बहुत सही तरीके से करते थे। ये सारी चीज़ें जो मैंने देखा, ये सारे मेरे बैचमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो, उनमें कॉमन है, और सबका एक अलग तरीका है, सबका एक अलग सोच है, बट हाँ ये चीज़ें कॉमन थी हम सब में। कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल सबके अंदर है। तो वो दिन बताइए आप जिस दिन रिजल्ट आया, क्योंकि एक बार फेल हुए थे, दूसरी बार हाँ। फेल हुए थे, तीसरी बार में पहले प्रिया का रिजल्ट आया होगा, खुश हुए होंगे, मेंस का आया होगा, इंटरव्यू मतलब फाइनल हाँ। आया होगा, कैसे थे वो सारी चीजें? मैं ना कहीं एक तरह से बैलेंस जोन पे चला गया था। मेरे को पता था कि जब रिज़ल्ट, मैं एग्ज़ाम जब दिला के आया 2020 वाला या 19 का पीएससी, तो मेरे को लगा था कि हाँ एग्ज़ाम अच्छा गया। जब रिज़ल्ट आया तो लगा कि हाँ अभी एक स्टेप पास हुआ है। उस टाइम पे मैं अपने आप को संभाल रहा था क्योंकि मैं मेंस के लिए उतने अच्छे से तैयार नहीं था। फिर मेंस दिलाया, और मेंस का जब रिज़ल्ट आया ना, तो उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों के साथ बांधवगढ़ में था, ट्रिप पे थे हम लोग, और वहाँ पे भी जब हम सब घूम रहे थे और फ़ोन मेरा बंद था, और बस मेरे को किसी दूसरे नंबर पे फ़ोन आया मेरे भाई का, और मेरे को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया कि रिज़ल्ट आ गया है, और क्योंकि उस टाइम के आसपास था कि रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आ गया है और फ़ोन आया, तो ये भी समझिए कि रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आया होगा, अदरवाइज़ मेरे को फ़ोन नहीं करता डिस्टर्ब करने के लिए। तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने बताया कि 4 तारीख को इंटरव्यू के लिए जाना है। तो मैंने अपने दोस्तों के सामने ऐसे हाथ बस किया कि हो गया भाई। तो फिर बहुत खुश थे सब, बहुत मस्ती किए फिर वहाँ पे। उसके बाद फिर आके वापस पार्टी तू देगा बोले। पार्टी तो चल ही रही थी। फिर उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद इंटरव्यू की तैयारी में लग गया। इंटरव्यू के देने के बाद मेरा सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में भी चयन हुआ था। 20 सितंबर को उसका लास्ट डेट था ज्वाइनिंग का, 17 सितंबर को इसका रिजल्ट आने वाला था, और बीच में कुछ छुट्टी था, संडे वनडे था। तो मेरे को ऐसा था कि अगर 17 का रिजल्ट नहीं आया तो मेरे को 19 या 20 को ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ था। तो मैं कवर्धा गया हुआ था, वहाँ पे मंदिर गया शाम को, और यहाँ से मैं अपने दोस्त से बात कर गया था कि रिज़ल्ट आएगा, हमें अच्छा लग रहा है, मेरे को अंदर से फीलिंग आ गई। मुंगेली में मिल के गया था कवर्धा, फिर वहाँ पे मंदिर गया, रात में 8 बजे के आसपास मेरा रिज़ल्ट आया। सब खुश थे, बहुत अच्छा था। कॉल्स बहुत सारी, इतने सारे कॉल्स आने लगे, सारे फैमिली मेम्बर्स के नंबर पे कॉल आने लग गए। रात को उस दिन मैं 2-2:30 बजे तक सोया था। अगले दिन मॉर्निंग में भाई मेरे को बोला कि मतलब जाने के लिए, वहाँ से गाड़ी करवा के तखतपुर सुबह 6 बजे में निकल गया। यहाँ पे पूरा बैंड बाजा के साथ सब तैयार थे। अरे वाह। वो मेरे सारे दोस्त, मेरे मामा के, जैसे मैं मामा के यहाँ रह के पढ़ा हूँ, तो मामा के सारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, सारे बैंड बाजा फटाका वगैरह लेके एकदम तैयार थे। मतलब एक किसी विजेता की तरह स्वागत हुआ मेरा पूरे मोहल्ले में। मोहल्ले के जितने भी लोग थे सब घर से निकल के ऐसे आरती कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। मैं बोला ये तो गजब हो गया, अच्छा कर दिया कुछ। फिर मतलब अंदर से जो फीलिंग आ रही थी ना, ये जो दूसरों की खुशी में ना आप अपने आप को खुश देख पाते हो कि लोग आपकी वजह से, आपके काम की वजह से खुश हैं। आपका कर्मा इतना अच्छा निकल गया कि आपने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया अपने जिस जगह पे आप रह रहे हो इतने टाइम से, अपनी फैमिली के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए। तो वो रिज़ल्ट वाला दिन था जो ऐसा बीता था। दिन भर ऐसे बधाइयाँ चलती रही, फ़ोन्स आए, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, रात शाम तक दोस्त आए, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स घर तक मिलने आए जो रायपुर में रह रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा दिन था। मतलब पूरा 1 वीक तक सेलिब्रेशन तो चलता है, वैसे चलता रहा, हो जाता है ना अभी वो याद करके। हाँ, वो जब मैं बोल रहा हूँ तो वो मतलब वो इमेज मेरे पास वापस आ रही है मेरी आंखों के सामने, वो वाइब्स समझ में आ रही है, इसलिए इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। और ये वर्थ है, ये वर्थ है। हाँ, अब जब 2-3 साल का ये मेहनत करते हो और आपकी वजह से जब लोग खुश होते हैं, आपकी वजह से लोग एंजॉय करते हैं और अपने आप में देखते हैं कि मैं नायब तहसीलदार बन गया या मेरा सिलेक्शन हो गया, पोस्ट करते हैं, स्टेटस डालते हैं और एक खुशी देते हैं आपको कि आपका काम इतना, और आपको शाबाशी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं,
तो वो जो सारे मोहल्ले की आंटी हो गई या फिर दोस्त हो गए, वो सब बहुत मज़ा आता है। मतलब काफ़ी वर्थ लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी थी और आपने सही दिशा में मेहनत किया और अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट था फाइनली बहुत अच्छा है। और इन सबके पीछे जो मेरा सबसे बड़ा मैंने श्रेय देना चाहूँगा, अपने छोटे भाई को देना चाहूँगा। उसकी वजह से मैं ये सब कर पाया। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत मेरा साथ दिए, फैमिली भी बहुत साथ दी, बट एक जो पर्सन था, अगर मैं सिंगल पर्सन को अगर डेडिकेट करना चाहूँ इन चीज़ों को, तो मेरा वो छोटा भाई है। क्योंकि वो बहुत एक छोटा भाई, 6 साल छोटा भाई अपने बड़े भाई को पढ़ा रहा है, समझा रहा है, याद करा रहा है और उसको हेल्प कर रहा है। मतलब आपको दिन का 2-3 घंटे का मेहनत आपके पूरे दिन के बराबर है। तो वो मेहनत उस दिन मैं रिज़ल्ट के दिन देख पाया था कि हाँ, मतलब जो हमारी जर्नी थी, जो हम लोगों ने साथ में मेहनत किया था, जो हम इतने दिन से लगे हुए थे, वो वर्थ है। मैं खुद फील कर पा रहा हूँ इस बात को कि एक राइट कंपेनियन आपके साथ रहता है ना, चाहे वो कोई भी किसी भी फॉर्म में रहे, पर आपका उससे मोरल बहुत बूस्ट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जैसे कहीं वो बोलते हैं ना, सोशल स्टेटस में क्या चेंज है, आपको ऐसा लगता है पार्टीज में बाहर जाने पे या लोगों से मिलने में, क्या लगता है? काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब पहले जैसे मैं था ना, कॉलेज के दौरान मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स बहुत सारे। तो मेरे को लोगों से मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना, बातें करना, अलग अलग पर्सनैलिटी से सीखना बहुत अच्छा लगता था। और अभी ऐसा हो गया है कि नंबर्स नहीं है, मतलब रेस्पेक्ट बहुत मिलता है, काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है इसमें कि हाँ, अच्छी जगह पे अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो। मैं जैसे मुंगेली ज़िले में हूँ, वहाँ के सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो कलीग्स हैं, बहुत अच्छे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा फील होता है। मेरे दोस्त भी हैं जो वहीं जॉब करते हैं या फिर वहाँ पे उनका कंसल्टेंसी ऑफिस वगैरह है, तो वो लोग भी मेरे को मिलते रहते हैं वहाँ पे। तो आप अपने लोगों के बीच में रह के जब काम करते हो ना, तो आपको और मज़ा आता है। तो ये वाला सिचुएशन ऐसा है कि मैं घर में अपने फैमिली के साथ भी खुश रहता हूँ और अपने फील्ड में अपने अधिकारियों के और अपने लोगों के साथ भी खुश रहता हूँ। बिल्कुल, एकदम। तो यही है, मतलब एकदम मज़ा ही आ जाता है अगर आप सही में अच्छे से मेहनत करके उस जगह पे पहुँच जाते हैं। हाँ। तो बहुत अच्छी फीलिंग रहती है वो। बिल्कुल। अब चलिए थोड़ा सा आप मेरे को बताइए कि आपका जॉब प्रोफाइल में होता क्या है? क्या है, कई लोगों का मतलब पता नहीं रहता ना कि आप एज ए नायब तहसीलदार करते क्या हैं। व्हाई आर यू कॉल्ड एज नायब तहसीलदार? तहसीलदार कब बनोगे, या मैजिस्ट्रेट रहता है, ये क्या चीज़ें रहती हैं, इनके बारे में कुछ आप बताइए। एक्चुअली हमारे जो पोस्ट है उसका पूरा नाम नायब तहसीलदार एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक दंडाधिकारी है। तो ये दो मतलब पूरा पोस्ट का नाम है। और हमारा जो काम होता है, मैं पहले भी कहता था कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, और आज राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाने के बाद भी मैं कहता हूँ मजाक में कि आज मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये एक ऐसा है कि सिचुएशन कि हमको राजस्व प्रकरण जो रहते हैं, लोगों की ज़मीन से जुड़े हुए, नामांतरण, बंटवारा, खाता विभाजन, ये राजस्व प्रकरणों को हम काम देखते हैं। इससे बहुत सारे काम आते हैं। उसके अलावा हम जो दूसरे डिपार्टमेंट रहते हैं उनके लिए भी फील्ड में काफ़ी मेहनत करते हैं, उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं, तो उनके कामों में भी हेल्प करते हैं। लाइक वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, किसी भी तरह का कोई विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमारा काफ़ी अच्छा संबंध होता है। तो ऐसे हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रमोशन जैसे डिपेंड करता है कि आगे आपके कितने लोग हैं। अभी हम नायब तहसीलदार हैं, आज से शायद 4-5 सालों में हम तहसीलदार हो जाए, फिर आगे प्रमोशन से डिप्टी कलेक्टर और फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये भी रहता है ना कि आप लोग डिप्टी कलेक्टर्स भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल, वो प्रमोशन में धीरे से टाइम पीरियड के बाद वो ज़रूर होता है। बिल्कुल। चलिए फिर अब तो स्टूडेंट्स लोगों को समझ में आ गया कि तैयारी करनी है, वर्थ है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जी। तो अब आप बताइए कि तैयारी कैसे करना है, हाउ टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है, एक एस्पिरेंट को कुछ भी नहीं पता है, तो किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए अपने प्रिपरेशन? देखिए ऐसा है कि अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ज़्यादातर कॉलेज लाइफ जब खत्म होती है ना, 21-22 साल के जो लोग होते हैं, 20-21 के भी छोटे मतलब कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गोइंग जो है वो भी स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, और करीब 30 साल तक के लोग भी स्टार्ट करते हैं। तो हर का टाइम जोन अलग अलग है, सब अलग अलग साल के हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जब उनके में अलग है तो हर किसी का एक पैटर्न अलग होगा, स्ट्रैटेजी अलग होगी। हाँ, कुछ चीज़ें कॉमनली चल सकती है। पहला ये कि डिसीज़न होना चाहिए, क्लियर डिसीज़न कि मैं ये करने वाला हूँ अगले 2-3 सालों में, या 1 साल या 2 साल, मेरे को जब भी टाइम लगेगा। पेशेंस रखूँगा, रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, अपने प्रति ऑनेस्ट रहूँगा, अपनी पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेटेड रहूँगा। तो ये चीज़ें पहले तो पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए इन द सेंस अपने पर्सनैलिटी को समझना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को करना ही, कैसे डेवलप करना है अपने आप को, ये चीज़ें। फिर दूसरा कि उस सिलेबस, किसी बोलते हैं ना कि किसी एग्ज़ाम को किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्ज़ाम को पढ़ो, मतलब उसका डिमांड क्या है, वो कैसे क्वेश्चंस पूछता है, सिलेबस में क्या है, मैं कैसे तैयारी करूँगा कि वो मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो उस एग्ज़ाम को पढ़ना ज़रूरी है। सिलेबस अच्छे से देखो, प्री, मेंस और इंटरव्यू। पहले हम करते थे तो प्री, मेंस और इंटरव्यू का अलग अलग टाइम जोन होता था। पहले प्री कर लिया, फिर मेंस कर लिया, फिर इंटरव्यू।
बट अभी इंटीग्रेटेड अप्रोच पे जोर देते हैं लोग, तीनों चीज़ें साथ में हो सकती है। लाइक सबसे पहले मैं अगर इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू के लिए आप ऐसे सोचो कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना तो बहुत हम्बल फील होना चाहिए सामने वाली को। आप पहली बार किसी से मिल रहे हो 15-20 मिनट के लिए, ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे हो जो पहले अधिकारी हैं, दूसरों को जज करते हैं, दूसरों को परखते हैं, उसके बाद आपको नंबर देते हैं। तो आप 15 मिनट के लिए किसी पर्सनैलिटी से मिलोगे और आप ऐसे उनमें क्या अच्छा इंप्रेशन डालोगे कि आपको नंबर्स अच्छे थे, आपको टॉप रैंक में रखे। तो वो 15 मिनट आप ये चीज़ें सोचो कि किसी भी नए पर्सनैलिटी से मिलने में आपको एक एनर्जी या एक वाइब जो है वो सामने वाले किसी को डिलीवर होनी चाहिए। तो वो पहले सीखना चाहिए इंटरव्यू देने के पहले। सवाल जवाब तो बात की चीज़ें हैं, बट आप जिस किसी से कन्वर्सेशन करते हो, किसी से संवाद करते हो, तो आपको पहले ये फील होना चाहिए कि हाँ आपने अच्छा कन्वर्सेशन किया है, आपने अच्छी बातें की है, आप किसी को पॉजिटिव वाइब्स दे के आए हो, आप किसी को इम्प्रेस करके आए हो। तो ये जो इंटरव्यू की तैयारी है ना वो साथ साथ ही इसीलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलती रहती है। पर्सनैलिटी पे भी आप काम करो, आपका इंटेंशन, आपका बिहेवियर, आपके बात करने का तरीका, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा फिर प्री और मेंस पे आ जाता हूँ मैं। प्री के लिए तैयारी करने के पहले एनालिसिस करो पेपर का 4-5 सालों का कि कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं। मैं एक चार्ट फॉर्म पे तैयार किया था इन चीज़ों को। शुरू में नहीं किया था, शुरू में 5-6 महीने मैंने पढ़ लिया कि सिलेबस में क्या क्या, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, जीएस वगैरह पढ़ लिया, इंडियन जीएस वगैरह पढ़ लिया, करंट वगैरह पढ़ लिया। फिर उसके बाद फिर एनालिसिस किया कि हाँ 3-4 सालों में जो पेपर आए हैं वो कैसे आए हैं। चार्ट बना लिया कि इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से इतने या इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आते हैं और इस एरिया से क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने उसके हिसाब से क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से, सिलेबस के डिमांड के हिसाब से उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर ये प्री की तैयारी मेरी चलती रही। और हर बार जब आप टेस्ट सीरीज दिलाते हो या फिर आप प्री दिलाने के बाद फेल होते हो ना, तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। वापस ये सोचना है कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरे टेस्ट में मार्क्स कम है, क्या वो तरीका है जिससे मैं अगली बार टेस्ट में अच्छा कर सकता हूँ, क्या वो तरीका है जिससे मैं नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा कर सकता हूँ। तो ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए। मैंने टेस्ट सीरीज जो था उसको एनालिसिस किया कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये प्री का तैयारी मेरा कंटिन्यू चलते रहा। मेंस के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए, हैंड रिटन नोट्स बनाए। एक लाइन पढ़ी थी, मनोज मुंशीर, सब शायर हैं वो, सब शायद जानते होंगे उनको, मनोज मुंशीर करके। वो उन्होंने कही थी एक लाइन कि मैं एक बुक लिखने के पढ़ ले 100 बुक पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ। तो मैं 100 बुक तो नहीं पढ़ सकता, बट हाँ मेरे जोन में जितनी बुक्स हैं या जितना कंटेंट है ना वो मैं पढ़ने की कोशिश करता था। जैसे कोचिंग्स के अलग अलग बुक हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक है, तो मैं पढ़ने की कोशिश करता था। और जहाँ से मुझे जो कंटेंट अच्छा लगा ना मैं उसकी खुद नोट्स बनाता था, हैंड रिटन। ये ऐसा करने से 2-3 चीज़ें होती थी। एक तो बहुत सारी जगह से आप पढ़ लिए तो एक अच्छा कंटेंट तैयार कर लिए, कॉपी किए बट स्मार्टली, आप अब ओरिजिनल बन गए हो, मतलब बहुत सारी जगह से कॉपी करके। तो वो ओरिजिनलिटी आपके आंसर में बनी रहेगी। उस आंसर को आपको बार बार पढ़ो, पूरी बुक पढ़ने के बजाय उस आंसर को पढ़ो, और आपको मोरलेस ये आइडिया हो जाता है जब आप मेंस की तैयारी करते हो कि किस एरिया से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 15 मार्क्स। तो आपको ये आइडिया हो जाता है बिल्कुल। और आपको जब हम स्कूल के टाइम पे करते थे ना कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करते थे, क्वेश्चन आंसर लिखते थे, वो फिर हम जाके फाइनल एग्जाम में उतार के आते थे। हम स्कूल में भी 1 साल पढ़ सकते थे, 1 साल के लिए पूरा मेहनत करते, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं वो चीज़ें। सिलेबस हमको पता है, टॉपिक्स हमको पता है, हमको थोड़ा सा कंटेंट में मेहनत करना है, आंसर राइटिंग करो। ऐसा करने से 2-3 चीज़ फ़ायदा मिल जाता है। एक तो आप उसी आंसर को बार बार पढ़ोगे तो सेम आंसर वहाँ पे कॉपी करके आ सकते हो, आपको टाइम कम लगेगा, स्पीड आपकी मेंटेन रहेगी। आपने एक अच्छा आंसर तैयार किया है, वो आपको भरोसा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा मिलता है, रिवीजन करने में फ़ायदा मिलता है। एक दिन में 2 पेपर दिलाना है, 7 पेपर दिलाना है कंटिन्यूसली, तो आपका पैटर्न भी तो तैयार होना चाहिए, आपका रिवीजन आइडिया भी तो क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे रिवाइज करोगे इतने सारे कंटेंट को। तो वो चीज़ें मैंने जब अपना खुद का नोट्स बनाया तो ये फ़ायदा मिला मेंस के लिए। फिर मैंने इंटरव्यू का तो पहले ही बता दिया कि हम कैसे तैयारी करेंगे। तो सर आप बताइए कि प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयार करना चाहिए हम लोग, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है कि मेजर हर्डल हो गया है सारे स्टूडेंट्स के बीच में, तो इसके बारे में बताइए। अच्छा, जैसे मैं 2017 से पीएससी दिला रहा हूँ, तो मैं पिछले 5 सालों का एक आइडिया दे सकता हूँ अभी पे। 2017 का जो एग्ज़ाम था, इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे, थोड़ा टफ हो गया था। फिर 2018-19 का जो एग्ज़ाम था थोड़ा ईजी था, मतलब कट ऑफ मार्क्स थोड़े हाई गए थे। फिर लास्ट 2 ईयर जो हैं उसमें फिर से कट ऑफ मार्क्स डाउन हो गए। तो ये 4-5 सालों का हम अब हर तरह के अगले बार क्या आने वाला है हमको नहीं पता, इजी आएगा, टफ आएगा। तो आप 4-5 सालों के क्वेश्चंस पेपर को उठा के देखो कि उसका एनालिसिस करो, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा पोर्शन है जहाँ पे टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। बुक्स में बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा बुक लो। जो ट्रेडिशनल बुक लिस्ट है फॉलो करते जाओ, एक ही बुक को बार बार पढ़ो। क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं उस बुक में उसको रिलेट करने की कोशिश करो कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ लगाओ, आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बुक लिस्ट है मार्केट में वो ले लो, आप वो लगाओ। पुराने पेपर्स को सॉल्व करो 5 साल के, जैसे मैंने बताया, और क्वेश्चन के एरिया वाइज, उसके डिमांड के वाइज कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बुक में वो वाला चैप्टर, वो वाला टॉपिक उसको पढ़ो। फिर
जितना भी टेस्ट सीरीज लगाओगे ना उसका एनालिसिस करोगे कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, मैं कहाँ पे भूल रहा हूँ, मेरे को किस पोर्शन का रिवीजन करना है। और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो मैं लास्ट फेज़ में 1 महीने का मेरा प्लानिंग क्या होगा वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि 1 साल की या 6 महीने 8 महीने की जर्नी के बाद जब आप एक बार अच्छे से प्री का पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो तो आपको उस लास्ट 1 मंथ का पूरा प्लान तैयार होना चाहिए कि आप 1 मंथ में किस दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, आपको कितना टाइम लगने वाला है। शुरुआत करते टाइम आप ये कर सकते हो कि प्री और मेंस के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आप साथ साथ कवर करो। जब आप मेंस में कोई टॉपिक पढ़ते हो ना तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि इससे सवाल क्या बन सकते हैं। जब आपको पता होगा ना कि आपको सवाल क्या बन सकते हैं तो आपको पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा, आप आंसर फॉर्मेट में आप उस चीज़ों को पढ़ोगे। तो ये प्री का यही तैयारी था। जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे, गलतियाँ आपने महसूस करोगे, समझोगे, उसमें निरंतर सुधार करोगे, प्री थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अगर आप देखिए 6 महीने के अंदर अभी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, श्योर शॉर्ट बताइए कि कैसे इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। 2 तरीके से हो सकता है कि अगर एक तो जो वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और वो बच्चे जो अभी कुछ 1 आध महीने 2 महीने से स्टार्ट किए हैं, तो अब जो 1-2 महीने से स्टार्ट किए ना उन बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप पहले तो अपना प्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज एक बार सिलेबस ख़त्म होने को है या लास्ट एंड होने को है, टेस्ट सीरीज़ जो आ रही है वो ज्वाइन कर लो, चाहे आपकी तैयारी पूरी हुई है या नहीं हुई है। मार्केट से आप एमसीक्यू की बुक्स ले लो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो अभी घर पे, साथ साथ उसके एमसीक्यूज़ लगाते जाओ। अगर आपने बाई चांस टेस्ट सीरीज थोड़ा लेट से ज्वाइन किया तो आपको एटलीस्ट एमसीक्यू का प्रिपरेशन होना चाहिए। और इन 6-8 महीने में अपने लिए जो लास्ट में टेस्ट सीरीज आ रहा है उसको भी अपना ज्वाइन करके अटैम्प्ट कर लो। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो मेंस को भी लेके साथ में चल सकते हैं। प्री वाले बच्चे भी ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं प्री और मेंस के वो भी करते रहें। हाँ, मेंस वाले जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अभी भी मेंस को लेके चलते रहें। अक्टूबर नवंबर तक का मंथ है, आप मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। प्री के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। दिसंबर वगैरह का जो मंथ आता है आप अपने तैयारी के हिसाब से, हर बच्चे का एक अलग लेवल होता है, अलग तैयारी होता है, तो आप उसके हिसाब से ये सोच सकते हो कि हाँ मुझे दिसंबर से या नवंबर से फुल फ्लेज प्री के हिसाब से पढ़ना है, तो वो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर लास्ट में आप जनवरी के मंथ में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जनवरी से फेब का जो मंथ है आप अपना प्री का एंड कैसे करोगे। जो पूरा 6 महीने का ये मेहनत है या 5 महीने का जो मेहनत है या पहले की जो मेहनत है उसको समेटोगे कैसे, तो वो प्लान तैयार होना चाहिए आपके पास। मैंने सुना है आपने अपने भाई को 2 महीने के अंदर में प्रीलिम्स क्लियर करवा दिया था, ये वाला राज बताइए कि 2 मंथ स्ट्रेटजी कि आपका श्योर शॉट प्रीलिम्स निकल जाए, बताइए। हाँ, एक्चुअली 2 महीने का टाइम था, बट उसके पीछे मेरी 2-3 साल की मेहनत भी थी। मेरा पूरा एक निचोड़ था कि प्री में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस एरिया से सवाल आते हैं, तो ये चीज़ मेरे साथ थी। हाँ, इन चीज़ों को मैंने उसको डिलीवर करना स्टार्ट किया। उसका इंडियन जीएस अच्छा था, उसने तैयारी की दृष्टि से वो पढ़ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस ले भी रहा था कोविड के बाद से, तो उसका इंडियन जीएस थोड़ा अच्छा था। मैंने 2 महीने में उसको इंडियन जीएस का थोड़ा वो पोर्शन जो छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, जैसे कि फिलॉसफी वगैरह थोड़ा डीप में या कहीं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता थे कहाँ से आते हैं, तो मैंने उसको वो कवर करा लिया। जहाँ से रिवीजन जहाँ सही तरीके से हो सकता है वो कराया। इंडियन जीएस में मैंने उसको थोड़ा हेल्प किया। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से पढ़ाया। 1 महीने 1.5 महीने में हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया। हम पर डे 2-3 घंटा पढ़ते थे साथ में, तो मुझे पता था कि इकोनॉमिक सर्वे से ये सवाल आने वाले हैं, पंचायती राज से ये सवाल आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का ये कोर एरिया है, यहाँ से सवाल आता है, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब चीज़ें तो वो मैंने कॉमन जैसे बाकी बुक्स में पढ़े थे वो पढ़ा दिए, बट कोर एरिया जहाँ से सवाल आते हैं, करेंट अफेयर से कैसे सवाल आ सकते हैं, आप 2 महीने में साल भर का छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर कैसे कर सकते हो, तो ये चीज़ें मैंने उसको तैयारी कराना स्टार्ट किया। ये उसकी मेहनत थी एक्चुअली कि उसने कवर कर लिया, तो सही गाइडेंस है, दोनों ईमानदार हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, समझदारी अच्छी है, तो वो हो जाता है 2 महीने में। बहुत अच्छा लगता है कि कोई, खासकर मुझे ऐसा लगता है ना जो सिविल सर्विसेज वाली जो एग्जामिनेशंस रहते हैं ना, उसमें अगर आपके पास एक प्रॉपर अच्छा मेंटर होना तो अच्छा हेल्प करता है आपके प्रिपरेशन में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मेंटर है, वो सही गाइड करता है। वो बोलते हैं ना कि डायरेक्शन इज़ मच इंपॉर्टेंट देन स्पीड। अगर आपका सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो और आप अपने प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो, मतलब डे बाय डे, आप रिजल्ट के लिए डरो मत। बच्चे डरते हैं, जैसे एस्पिरेंट डरते हैं कि क्या होगा, पास होऊंगा या फेल हो जाऊंगा, तो आप रिजल्ट के लिए ना सोच के अपने प्रोसेस पे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरा प्रोसेस सही है, मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं, अपने टेस्ट सीरीज से एनालिसिस करो, फिर आपको समझ में आ जाए कि हाँ आपका सब कुछ सही चल रहा है। अब मेंस की तरफ बढ़ते हैं। मेंस के बारे में बताइए, क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम, बहुत सारे पेपर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट है, हर एक दिन आपको 2 पेपर्स दिलाने हैं, लगातार 4 दिन तक दिलाना है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। कैसे और कब तैयारी इसकी चालू करनी चाहिए? मेंस की तैयारी तो मैं
इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, जैसे मैंने बोला पहले कि स्टार्ट कर देना चाहिए प्री मेंस और मेंस का। अगर पर्टिकुलर मैं बात करूँ तो पहले तो सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ो कि क्या क्या पढ़ना है हमको ये पता होना चाहिए। फिर मेंस में ऐसा रहता है कि जब आप बुक लिस्ट आप तैयार कर लो कि इस बुक से मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा। मैंने बहुत सारे बुक्स को फॉलो किया था कुछ सब्जेक्ट के लिए खासकर। जैसे मैं साइंस में गया था तो बियॉन्ड 10th और 12th की बुक से मैं ऊपर थोड़ा सा गया कि और अच्छे कंटेंट ले लूँ, आंसर अच्छे लिख सकूँ। फिलॉसफी में मैंने 2-3 बुक्स पढ़ा, उसकी बुक्स के फिर मैंने यूट्यूब में कुछ चैनल या मटेरियल्स देखे तो वहाँ से। तो मेंस की तैयारी आप बुक के साथ भी करो, यूट्यूब के साथ भी करो। उसके बाद फिर अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करो कि आंसर राइटिंग मतलब पहले आप देख देख के ही लिख लो। अगर दिक्कत हो रही है, अगर आप ऐसे याद करके नहीं लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा आंसर देख के लिख लो कि मैं 8 नंबर में ये कंटेंट डालूंगा तो इस तरह से अच्छा लगेगा। वो देख कर लिख लिया, फिर बार बार उस आंसर को पढ़ के कि अब हाँ ये आंसर अच्छा हो गया, अब उसी आंसर को तैयार करो। आपको पता चल जाता है कि आप सवाल कैसे आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले, तो आप उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हो वहाँ पे। तो मेंस की तैयारी के दौरान सिलेबस। फिर तीसरा चीज़ ये कह सकते हो कि मेंस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है भाई। एक तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन पे आप फ्लो चार्ट, पाई डायग्राम हो गया, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब पिक्टोरियल चीज़ें ज़्यादा रखोगे। जैसा प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकते हो एग्जाम में वो आप यूज़ कर लो। प्लस कंटेंट वही कि अच्छे बुक से पढ़ोगे, उस टर्मिनोलॉजी को जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हो उस टर्म्स को यूज़ करोगे उस सब्जेक्ट में, तो आपका कंटेंट अच्छा हो जाएगा। स्पीड अगर आप पहला चीज़ तो आप घर में प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो लिखने का, तो आपका स्पीड मेंटेन होता है। एक जो मैं क्वेश्चन आंसर, मेरा जो स्ट्रेटजी ये था कि मैं पढ़ते टाइम ये ध्यान रखता था कि इसे सही ये सवाल आ सकता है, तो मैं इसके आंसर तैयार कर लेता था और फिर बार बार पूरी बुक को ना पढ़ के उस आंसर को पढ़ता था। कुछ पोर्शंस के लिए मैं बुक को एक सरसरी निगाह पे देख लेता था कि अगर इस क्वेश्चन से बाहर कुछ आता है या उसके आसपास कुछ आता है तो मैं ये भी पढ़ लूँगा। तो मैं उस तरह से दोनों तरह से तैयारी करता था। और एग्ज़ाम हॉल में जब 4 पेपर होता है तो आपका रिवीजन माइंडसेट भी होना चाहिए कि आप लास्ट के 40-45 दिन आप किस तरह से सब्जेक्ट्स को रिवाइज करोगे। आप लंबे टाइम से अगर पढ़ रहे हो, 8 महीना, 10 महीना या 1-1.5 साल से अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस 1-1.5 साल का, 2-3 साल का जो मेहनत है उसको निचोड़ को उस 1.5 महीने में कैसे निकालोगे, उसको रिवीजन कैसा करोगे। आपको एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को कम करते जाओ बार बार पढ़ के। आप जितनी बार पढ़ोगे आपको कम टाइम लगेगा, जितनी बार रिवीजन करोगे आपको कम टाइम लगेगा। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम के इतने दिन पहले मैं इस सब्जेक्ट को इस तरह से इतने टाइम पे ख़त्म कर सकता हूँ। वही पैटर्न मैंने अपनाया और लास्ट में 45 डेज़ में आप थोड़ा कम सो लो, एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटेड हो लो, क्योंकि ये ऐसा दौर है जो वापस कभी आने वाला है नहीं। तो इस दौर को अच्छे से जी लो मेहनत के साथ, तो फिर रिज़ल्ट अच्छा आना है। बस यही चलता रहा। और ये भी तो इतना मेहनत तो करना ही है कि जब कहीं जाओ इंटरव्यू देने के लिए तो कुछ बोल सको कि हाँ मैंने ये सैक्रिफाइसेस किए हैं। हाँ, सैक्रिफाइसेस एक ऐसा वर्ड है ना कि मतलब हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैंने मूवी छोड़ दी, मैंने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया। आप उसको सैक्रिफाइस ना लेके सोचो कि ये मेरी तैयारी का एक पार्ट है। सैक्रिफाइस अगर सोचोगे तो आपको गिल्ट फील होगा और उस गिल्ट में फिर आप मन अच्छा नहीं होगा आपका। ये सोचो कि हाँ मैंने आज मन से मूवी जाना कैंसिल कर दिया, कल चला जाऊँगा, या 1 हफ्ते बाद इस टेस्ट में अच्छा मार्क्स आएगा फिर चला जाऊँगा, दोस्तों के साथ 10 मिनट कम बैठ लूँगा। तो सैक्रिफाइस एज अ सैक्रिफाइस मत लो, सोचो कि हाँ आज मैं कर रहा हूँ, कल इसको अच्छा और कर दूँगा। मुझे आपसे बात करके ना हर एक विचार के ना 2 पक्ष देखने के लिए मिल रहे हैं कि कैसे आप किसी एक पॉइंट को अच्छे तरीके से भी ले सकते हो और बुरे तरीके से भी ले सकते हो, जो कि आपको ना लॉन्ग टर्म पे बहुत हेल्प करता है। जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते जाते हो वही डिसाइड करता है कि आप आगे क्या कर पाओगे। बहुत सही। तो अभी एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि जैसे मेंस की तैयारी के लिए मतलब आप ऑन द डे ऑफ मेंस कैसे करते थे तैयार, उससे पहले कैसे करते थे, क्या डिफरेंस था? उससे पहले की तैयारी ऐसे होती थी मेरी कि जैसे मैंने बताया कि मेरा पूरा प्लान तैयार होता था कि नोटिफिकेशन लगभग 45 दिन पहले आता है, तो मैं उस 40-45 दिन में कैसे पढ़ूंगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगा। जो आपका अच्छा है उसको कम टाइम में हो जाना है, जो आप भूलते हो, जिसको ज़्यादा रिवीजन चाहिए, वो आपने नोट कर लिया है कहीं कि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट का मुझे पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम के एंड तक में। फिर जो एग्ज़ाम का टाइम पीरियड आता है 1 वीक का, तो भी ये तैयार होता था कि एक दिन में 2 पेपर हैं, तो मैं कैसे उस चीज़ को लेके चलूँगा। मतलब जैसे लैंग्वेज का पेपर होता है पहला और दूसरा एसे का होता है, तो मैं लैंग्वेज और एसे के पेपर के पहले 3rd और 4th पेपर की भी तैयारी कर लेता था उस 3-4 दिनों में। तो मेरे को ये था कि 1st to 4th पेपर तक मैं चला जाऊँगा अच्छे से।
तो मेरे को ये था कि 5 और 6 और 7 ये 3 पेपर जो मेरे 3 दिन के पेपर जो बच रहे हैं उसके लिए मैं कैसे करूँ। तो वो भी मैं ये मेरा प्लान होता था कि 6 जो पेपर था मैंने बहुत अच्छे से उसको रिवीजन पैटर्न में तैयार कर लिया कि 5वां पेपर दिलाने के बाद जो ब्रेक होगा उसमें मैं कौन सा सोशियोलॉजी पढ़ सकता हूँ। तो मैंने 2 चार्ट पेपर में सोशियोलॉजी को पूरा लिख लिया था, उसको रिवीजन करने में मेरे को 1.5-2 घंटा लगता था एक नज़र से दौड़ाने में। तो मैं उस 1.5 घंटे का भी प्लानिंग तैयार करके रखा था, जो थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है वो। और वापस जब आप एग्ज़ाम दिला के आते हो तो जो दिन का रात का टाइम होता है तो वो माइंडसेट पहले क्लियर होता था कि 1-1.5 घंटे में आप पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते हो, बट हाँ क्या एरिया रखना है, उस बुक को के कौन से हिस्से को, बुक या नोट्स के कौन से हिस्से को पलटना है जहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि 5, 6, 7 एक ऐसा पेपर है पीछे का जहाँ पे आपको लास्ट में चले जाके हो सकता है आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो मैंने उसकी तैयारी बहुत अच्छे से की थी, मैंने उसको बहुत अच्छे से प्लान करके रखा था कि ये इसमें पकड़ बहुत अच्छे से बना लूँगा, क्योंकि शुरू के जो पेपर्स थे या तो मेरे जोन के थे या हम उसको प्री में भी पढ़ते थे, तो वो थोड़ा ईजी हो गया था मेरे लिए। मतलब यही है कि आपके लिए आप सब कुछ प्लान करके रखे थे, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं हुई यहाँ पे कि कुछ रैंडम हो। हाँ, एक्चुअली टाइम मुझे काफ़ी मिल गया था, मतलब 2-3 सालों का प्रिपरेशन था, तो मुझे आइडिया हो गया था कि मेरे साथ क्या दिक्कतें आने वाली है, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के दिन में क्या दिक्कतें आने वाली है, 1-1.5 महीना पहले क्या लोगों को लगता है, तो उस चीज़ का मैंने प्लान तैयार किया था। बस ये मेरा एक अच्छा चीज़ था। इंटरव्यू के बारे में अगर बात करें तो किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इंटरव्यू में मैंने सबसे पहला चीज़ जो मुझे लगा कि संवाद बेहतर होना चाहिए आपका। आप किसी से बात करते हो तो सामने वाले को मज़ा आना चाहिए, लोग खुश होने चाहिए आपसे बात करके, मतलब और बात करें क्या और टाइम बिताएं क्या, पहला चीज़ तो ये। तो मैं मॉक इंटरव्यूज़ देखा करता था, जैसे सब देखते हैं दृष्टि का। मैं अक्षत जैन को सेकंड रैंक थे होल्डर थे वो, उनको बहुत बार बार देखता था, जिस तरह से वो बात करते थे, जिस तरह से वो आंसर करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उनकी तरह थोड़ा सा सीखा उनसे बहुत कुछ। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू देखे मैंने, 3rd रैंकर थे वो, उनके वीडियो देखे मैंने, अंसारी जी थे जो। तो ऐसे करके मैंने वीडियोस देखता था, वो तो मुझे सीखने को मिलता था कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे डिलीवर करूँगा। फिर मैं अपने दोस्तों से बात करता था, प्रैक्टिकल कैसे करूँ, तो दोस्तों से बात करता था। तो मुझे ये उन लोगों से सुनने को मिलता था कि तेरा हो जाएगा। तो इंटरव्यू में मैं मेरे लिए ये मतलब मायने रख रहा था कि मैं बात अच्छे से करूं लोगों से, हम्बल है जो मेरी पर्सनैलिटी वो दिखे उनको 15 मिनट के उस टाइम पीरियड में, और 15-20 मिनट का जो भी इंटरव्यू होगा मेरा उसमें। फिर मैंने अपने क्वेश्चन आंसर तैयार किए कि बायोडाटा से क्वेश्चंस, ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हॉबी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पर मैंने थोड़ा फोकस किया। सब्जेक्ट से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, करंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकता है, पबेट से पूछ सकते हैं, करंट में इस जोन में जा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लिया था। मॉक इंटरव्यू दिलाया फिर मैंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उससे मुझे और समझ में आया कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए और किस तरह से संवाद करना और बेहतर कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए मेरा ये प्रिपरेशन था, और ये एक अच्छा चीज़ हो गया मेरे साथ कि जो मैंने मॉक इंटरव्यू में मेरे से जो सवाल पूछे गए थे या जो मैंने तैयारी की थी, मोर और लेस मुझे इंटरव्यू में वैसे ही क्वेश्चंस मिले। तो वो आंसर कहीं ना कहीं मैं पहले से अपने अंदर एक बार बोल चुका था या सामने वाले के सामने रख चुका था, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया था। बस मुझे वहाँ पे ये ध्यान रखना था कि थ्रू आउट मैं बैलेंस दिखूँ इंटरव्यू के टाइम पे, पूरे इंटरव्यू के टाइम पे हम एक अच्छा कन्वर्सेशन हो हमारे बीच, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं मैं सबसे कनेक्ट कर पाऊँ अपने आप को, और अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँ बहुत अच्छे तरीके से। मतलब ये था कि आप वही है कि आप जो एक्चुअल में हैं वो, हाँ, वो रिफ्लेक्ट हो गया तो काम हो गया। बहुत सही। तो जैसे आपने बार बार एक चीज़ कह रहे थे आप कि रिवाइज करना है, रिटेन करना है, ये कैसे करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को? मतलब अब होता क्या है ना, मैं आपको एक बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे मतलब 1000 स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ। अब उनके साथ क्या होता है ना, उनको ऐसा लगता है कि पढ़ते सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते पढ़ते, पर जब वो ना एंड टाइम तक पहुंचते हैं उनको ये पता चलता है पहले जो पढ़े थे वो तो गायब हो गया। हाँ। तो कैसे रिवाइज करना चाहिए, कैसे उसको दिमाग में रखना चाहिए, इसके बारे में बताइए। हाँ, पहला चीज़ तो वो स्टोरी कछुआ और खरगोश वाला, जितना आखिर कछुआ ही था। तो वो चीज़ था कि आप अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा टाइम लेके पढ़ लो, भागने की ज़रूरत नहीं, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है और उसको रिटेन करने की ज़रूरत है, उसको सीखने की उसमें कहा क्या गया है। तो मैं थोड़ा पहला मेरा प्रयास ये रहता था पढ़ने के पीछे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लूँ, बहुत अच्छे से याद कर लूँ, क्या सवाल बन सकता है ये तैयार कर लूँ, और उसके बाद फिर उसको एक टाइम पीरियड के बाद उसको रिवीजन में ले आऊँ। या फिर दूसरा तरीका ये कि ये वाला सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो मैं इसको जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, मेरे को कम टाइम लगेगा।
और ये वाला सब्जेक्ट मेरा जो थोड़ा सा वीक है, जिसे मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उसको ज़्यादा टाइम देता था। ये एक मेरा तरीका था पढ़ने के लिए। फिर टाइम पे मैं आज अगर कुछ टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मैं 2-3 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलता था। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बने रहता था, इसमें आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ भी सकते थे, मतलब मेरे साथ ऐसा होता था। तो मैं 2-3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलता था ना, तो एक पैटर्न तैयार हो गया था कि इतने टाइम पे ये पेपर तैयार हो जाता है, या इतने टाइम पे ये सब्जेक्ट ये तैयार हो जाता है। उसको मैं फिर से वापस एक टाइम बीतने के बाद फिर से उस चीज़ को ले आता था। 3-4 सब्जेक्ट का एक कोटा उठाया, ये पढ़ लिया, फिर 3-4 सब्जेक्ट का फिर से कोटा उठाया, फिर वो पढ़ लिया, फिर वापस से फिर जो मैंने पहले पढ़ा था उसको रिवीजन में ले आया। हाँ, इस बार मैं ध्यान रखता था कि पिछले बार जो मेरे को टफ लगा था, टाइम ज़्यादा लगता था, उस पर फोकस करूँ जो मेरे को याद रखने में दिक्कत हो रहा है। तो ये तरीका अपनाता था मैं। इस तरीके से आप रिवाइज करते थे। तो इतना सारा पढ़ाई करते थे, आपका टाइम टेबल क्या रहता था? मतलब आप दिन भर पढ़ते रहते थे क्या? क्योंकि आपने कहा कि आप इतने सारे बुक्स ले आते थे, फिर उसको भी कंप्लीट कर लेते थे, आपका एनालिसिस भी हो जाता था, आप सब कुछ हो जाता था, तो आपका टाइम टेबल क्या था? टाइम टेबल मैंने आज तक ऐसे भी बनाया नहीं कभी। मतलब मेरा ये मानना था टाइम टेबल के बारे में कि जब टाइम मिले तब पढ़ो, जहाँ टाइम मिले तब पढ़ो। और बस ये था कि जिस टाइम तक मैं पढ़ता था ना, फोकस रह के पढ़ने का कोशिश करता था। और मैं अपने भाई के साथ, जैसे मैं बताया कि भाई के साथ पढ़ता था, तो आप किसी के साथ जब पढ़ते हो ना, तो थ्रू आउट आप मतलब उस जोन में रहते हो, पढ़ाई वाले टॉपिक में रहते हो, आपने लगातार पढ़ रहे हैं, तो वो आपको कम टाइम में भी ज़्यादा रिजल्ट देता है, ज़्यादा टाइम वाला। तो वो एक मेन था कि मैं पूरा टाइम तो नहीं पढ़ता था, कोई टाइम टेबल नहीं था, हाँ, लेकिन कम टाइम पे अच्छा पढ़ लेता था। ये तरीका था। तो कोविड के टाइम पे कैसे करते थे, जब सब कुछ बंद था, और आपने कैसे यूटिलाइज किया उसको? कोविड के टाइम पे एक लाइन चली थी, आपदा को अवसर में बदलना। मैंने उस लाइन को बहुत अच्छे से सोचा समझा, फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ना स्टार्ट किया। घर में था, मैं जॉइंट फैमिली में था, बच्चे थे, वो भी वहीं बाहर जा नहीं सकते थे, वो भी हल्ला करते थे, मतलब खेलते रहते थे। और मेरे को भी एक रूम था जो मैं पढ़ता था, तो उनकी आवाज़ें आती थी, तो मैं थोड़ा इरिटेट तो होता था। बट उनसे था कि एक टाइम के बाद ना मैं अपना इरिटेशन कम किया। मैं फादर वाज फर्स्ट जो कि मेरे शहर में कोविड अफेक्ट हुए थे, तो मैं उस टाइम पे 15 दिन, वो लॉकडाउन तो खुल गया था, बट मेरे को घर में, जैसे हम लॉकडाउन हो गए थे वापस पापा के कोविड के से अफेक्ट होने की वजह से, तो मैं उनको बस दूर से खाना वगैरह देता था। दूसरे घर में थे वो, तो उनको दूर से खाना देता, वापस आके पढ़ाई करता। तो मैं उस टाइम ये फील कर रहा था कि हम लोग का रेंट पे रहते थे पापा लोग, तो मतलब ये था कि घर बनवाना है और आगे लाइफ स्टेबल चाहिए। कोविड का दौर चल रहा है, बहुत ख़राब टाइम है, क्या करें। तो मैं खाली टाइम पे यही था कि जब पढ़ता था तो पढ़ाई करता था, बट उसके बाद फिर मैं ये देखता था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे आगे, मेरे साथ में, जो मेरे को कंप्लीट करनी है। मैं खाली टाइम पे वो घर के वीडियोस देखता रहता था कि ऐसा घर बनवाना चाहिए, ऐसा घर बनवाऊँगा, ये इंटीरियर डालूँगा, ये ऐसा होगा मेरे घर में। तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मुझे मोटिवेट करती थी। मेरा फैमिली मेम्बर, मेरे सारे लोग थे, तो मैं उनके साथ फिर बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट किया। मैं भी खुद भी खेलता था, एक टाइम निकाल के, फिर उनको थोड़ा समझा देता था कि यहाँ हल्ला मत करो, नीचे खेलो, तो वो थोड़ा मेरा बात मान जाते थे। तो मैं, और रात का टाइम मैंने निकाला पढ़ने के लिए। दिन में हल्ला होता था, वो खेलते थे, तो मैं फिर रात वाला रूटीन अपनाना स्टार्ट किया। पेट था मेरा ओरियो, उसके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। तो मेरे को जो वो लॉकडाउन का फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन था ना, तो वो उस ओरियो की वजह से मतलब थोड़ा मुझे रिलीफ मिला, कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब अनकंडीशनल लव जो कहते हैं ना, एक पेट आपको देता है, वो मैंने सीखा। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो उसके बदले कुछ एक्सपेक्ट मत करो। और एक लाइन है जो मतलब मैं हमेशा अपने अंदर दोहराता हूँ कि ना किसी की उपेक्षा करो, ना किसी से अपेक्षा करो। मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं, ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि इंसान का, एक ऐसा बिहेवियर होना चाहिए इंसान का कि लोग एडमायर करें आपको। मैं फॉलो करने की कोशिश करता था। कोविड के टाइम पे घर वालों ने काफ़ी साथ दिया, दोस्तों ने काफ़ी साथ दिया, मेरे पेट ने मेरा काफ़ी साथ दिया। और ये सपना जो था मेरा कि घर बनाऊंगा, वो सपने ने मुझे ज़िंदा रखा और वो मोटिवेट करता रहा। तो फाइनली अब वो हो रहा है, वो अभी घर जैसे वो बनना स्टार्ट हुआ है, तो मुझे वर्थ लगता है। वो जो मेहनत थी मैंने कर पाया। स्पोर्ट्स था एक, जब थोड़ा लॉकडाउन खुला था तो मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था और बैडमिंटन खेलने चला जाता था। तो वो लोग, उन लोगों से जब मिलता था तो वो लोग भी मेरे को कहते थे, भले मैं खेलने जाता था बट वो मेरे को देख के मोटिवेट होते थे कि पढ़ते हो भैया, बढ़िया, बताओ मेरे को कैसे पढ़। तो वो चीज़ें मुझे लगती थी कि लोग मेरे से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। वो चीज़ें मुझे कॉन्फिडेंस देती थी, और इस कॉन्फिडेंस को मैं एक बैलेंस वे पे अपने अंदर बना के रखता था कि लोगों की इतनी उम्मीदें हैं और कि वो मैं करूँगा ऐसा सोच लेते हैं, मैं ही क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ। फिर मैं धीरे से, ये कोविड का टाइम था ना, वो मुझे रामायण महाभारत मैंने देखा, बहुत कुछ वहाँ से सीखा। कृष्ण जी की बातें थी, राम जी का जो व्यवहार था, करने का तरीका था, वहाँ से समझ में आया कि हाँ, इस तरह से जीने से लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। वो कहते हैं ना, हर सवाल का जवाब भगवत गीता में लिखा है, वो कहीं ना कहीं सच बात है। वो बिल्कुल
एक ऐसा लाइन है या ऐसा ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म में, भगवत गीता और रामायण। अगर दो चीज़ों को अगर कोई फॉलो कर लेना, उस चीज़ों को साथ अगर आत्मसात करना सीखना स्टार्ट करते, तो उसको सारे जो आप जो लाइफ से जुड़े हुए हैं वो मिल जाते हैं। तो फिर PSC क्या चीज़ है। तो वो एक ऐसा जोन था, मेरा टाइम जोन था कोविड का, जो मैं एक नया वर्जन अपने आप में फील कर पाया। जो पहले एक बेस्ट वर्जन जो कहते हैं ना इंसान का, उस वर्जन में जाना स्टार्ट कर दिया। और वो अभी भी कोशिश है, अभी भी निरंतर सुधार है, अभी भी सीखने का वो टाइम है, वो चल ही रहा है। मैं और भी लोगों से सीखता हूँ, और भी अच्छी पर्सनैलिटीज़ से मिलता हूँ, मुझे मज़ा आता है और वो गेन करने की कोशिश करता हूँ। आप परफेक्ट एग्जाम्पल है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग वाला। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। और मुझे लगता है ना यही एक क्वालिटी है जो ना आपको ऑफिसर बनाता है। जैसे मैंने एक इंटरव्यू लिया था UPSC 44th रैंक दिव्यांशु निगम, अभी उनका पोस्टिंग हो गया तमिलनाडु, और वो अभी आज स्टेटस डाले हुए थे कि वो तमिल सीख रहे हैं। अब तमिल सीखना वो चालू कर रहे हैं कि का क्या होता है 1 2 3 4, ताकि वहाँ के लोगों से अच्छे तरह से बॉन्डिंग अच्छी हो, बात कर सकें। हाँ, और मुझे लगता है ना इसीलिए इस प्रोसेस को इतना हार्ड बनाया गया है, या दिखता है हार्ड, कि आपको सीखना है, आपको अडेप्ट करना आना चाहिए। बिल्कुल, आप चाहे कहीं पर भी पहुंच जाए। बहुत सही है। एंड इसीलिए कोई जो यहाँ पर आके सिलेक्ट होता है वो उस चीज को डिजर्व करता है। हाँ, जितने भी लोग जैसे 2019-20 के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हिमांशु, फकीर, सिद्धार्थ भाई, रोशन, सुमित भाई, राहुल, ये सारे जितने भी लोग हैं, तो सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बहुत अलग है, अच्छी है, सबके पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत डिफरेंट है, जो सिखाती है हमको, और कुछ में हम सब में कॉमन है जो हमको जोड़ के रखती है। तो बहुत मज़ा आता है जब भी हम मिलते हैं। हम बहुत अच्छा टाइम बिताए हैं, एकेडमी में ट्रेनिंग हुआ था और अभी भी हमारी बातें होती रहती है, तो बस एनर्जी काफ़ी मिलती है इन लोगों से। तो मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ, आप इधर कैमरे में पहले ही बोल दीजिए कि मैं सबका एक साथ लेना चाहता हूँ इंटरव्यू। किया आप लोग फन पार्ट में करते कैसे, मतलब एक साथ बैठते हैं, क्या बातें चलती है, क्या याद करते हो, मतलब ताकि स्टूडेंट्स को भी समझ में आए ना कि आप लोग एलियन नहीं है। तो एक बार तो सबको बोल दीजिएगा कि एक तो बढ़िया वाला एक हो जाना चाहिए मीटअप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिद्धार्थ में यहाँ पे एक कमिटमेंट दे रहा हूँ। इससे पहले तुमने हमें फंसाया था, आज मुझे मौका मिला है सबको फंसाने का। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी लोग हैं जो हम जुड़ के बहुत मस्ती करते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सबको एक साथ ला के यहाँ पे हम बैठ सकें। बिल्कुल बिल्कुल, सबको इनवाइट होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एक अच्छा एक मोमेंट हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग अपने इस पूरे सफ़र के एंड में हैं, तो आपकी तरफ से जो आपको लगता है आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को, ताकि वो भी आपकी तरह एक ऑफिसर बन सके, अपने ड्रीम को परस्यू कर सकें, कुछ आपके? पहला चीज़ तो ये है कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो पहला आपको डिसीजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप इस CGPSC या फिर जो UPSC जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एग्ज़ाम को जर्नी में थ्रू आउट आपको पेशेंस का बहुत ज़रूरत रहेगा, सोल मोटिवेशन बहुत ज़रूरत रहेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि बाहर से ही हर बार मोटिवेशन मिले, आपके अंदर ऐसी कोई बातें होनी चाहिए, आपको आपकी हॉबी ऐसी कुछ होनी चाहिए, या कोई भी ऐसा चीज़ होना चाहिए जो आपको थ्रू आउट जर्नी में आपको मोटिवेट करके रखे। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आप में, सेल्फ एनालिसिस का पावर होना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं करना, क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपकी गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, खुद से प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि हर स्टूडेंट का लाइफ अलग होता है, स्ट्रेटजी होती है अलग, लाइफ अप्स डाउन्स अलग होते हैं, तो उस लड़ने का एक जज्बा होना चाहिए लाइफ में भी और इस CGPSC की जर्नी में, पढ़ाई में भी। तो वो जज्बा आप जुनून बना के रखो, एक शिद्दत अपने अंदर रखो कि आप इस जर्नी में अपने आप को फिट कर पाओ, इस जर्नी को एंजॉय कर पाओ और इस एग्ज़ाम को एक बैलेंस वे पे निकाल पाओ, क्रैक कर पाओ और एक अच्छी जगह पे पहुंच पाओ। थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे वैल्यूएबल वर्ड्स देने के लिए। पर पढ़ाई की बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब थोड़ा मस्ती करते हैं। तो ये है हमारा फन राउंड, दैट इज रैपिड फायर। फर्स्ट जो थॉट आपके दिमाग में आएगा वो आपको जवाब देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलेंगे? डेफिनेटली अभी के टाइम पे तो MS धोनी से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मैं फॉलो बहुत करता हूँ उनको, तो MS धोनी से। ओके, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, फ्यूचर में, पास्ट में, क्या? पास्ट में जाना पसंद करूँगा। एक टाइम था मेरा 2018 जनवरी का, तो वो टाइम पे कुछ ऐसा था, टर्निंग पॉइंट आया था, उस चीज़ को बदलना चाहूँगा, और जनवरी 2018। और एक और सवाल है आपके पास कि अगर आपको किसी के साथ, पर्सनैलिटी के साथ लाइफ ही बदलने के लिए मिल जाए, मैं वो हो जाऊँ वो आप ऐसे करते हैं, तो अच्छा मैं वो हो जाऊँ ये कह सकता हूँ, वो मेरे जैसा ना हो, वो तो बहुत बड़े हैं।
तो मैं रतन टाटा जी को बहुत एडमायर करता हूँ। मुझे लगता है कि वो एज अ पर्सनैलिटी बहुत हर एंगल से मुझे इंस्पायर करते हैं, क्योंकि उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी, और प्रोफेशनल लाइफ तो हम सब जानते हैं उनके बारे में। तो मैं रतन टाटा जी के साथ स्विच करना चाहूँगा। और अपने लाइफ में आपको जो बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट जैसा लगता है कि यार ये एकदम फन वाला पार्ट था, कुछ जो आप शेयर करना चाहिए? फ़न वाला पार्ट तो मेरा पूरा कॉलेज का दौर था। जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था उसके बाद से जब तक मेरा कॉलेज एंड हुआ, बहुत फ़न वाला पार्ट था। और अभी भी फ़न वाला पार्ट चल रहा है, क्योंकि मेरा जो ये फ्रेंड सर्कल नया बना है और पुराने जो फ्रेंड सर्कल अभी भी मेरे साथ हैं। तो ये दोनों अभी का भी टाइम पीरियड मेरे साथ है। एक मोमेंट तो मुझे याद नहीं आ रहा, ये जोन या दौर ही चल रहा है मेरा, जो खुशनुमा दौर चल रहा है कह सकते हैं। तो वेब सीरीज देखते हैं? बहुत कम। कौन सा देखा है, कौन सा अच्छा लगा? असुर अच्छा लगा था मुझे, उसका जो मैथोलॉजी कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा लगा था। असुर पंचायत एक हल्की फुल्की स्टोरी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके। और कोई यूट्यूब जो आपको चैनल बहुत अच्छा लगता हो जिसको आप रेगुलरली फॉलो करते हो? मैं दृष्टि की चैनल को फॉलो करता था रेगुलरली। तो यूट्यूब में तो अभी भी कि उसके बाद अभी ऐसा है कि अभी तो यूट्यूब देखना ही बंद हो गया है। बट पहले हाँ, जो दृष्टि का था पढ़ाई के लिए वो यूज़ करता था, मूवीज़ वगैरह का बाकी पढ़े। तो जैसे आपने कहा कि मूवीज आपको कौन सा अच्छा लगता है, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, जो आप बार बार देखते होंगे? मूवीज़ में मैं लक्ष्य मूवी, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ी जैसे बहुत सारी मूवीज़ थी, तो लक्ष्य तो मैं देखता था। जब भी मेरे को थोड़ा डाउन फील होता था, बुरा फील होता था, तो मैं लक्ष्य देखता था। रात में 11-12 बजे स्टार्ट करता था, खत्म होने तक देखता रहता था। MS धोनी, जैसे मैंने बताया, अनटोल्ड स्टोरी हर बार देखता था। चक दे इंडिया वगैरह हो गया। तो स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सारी मूवीज़ थी। बट इसके अलावा एक मेरी खास, मतलब मुझे बहुत खास थी मेरे लिए मूवी, वो अंदाज अपना अपना। वो देख के मैं बहुत हंसता था, खुश होता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो मूवी, अंदाज अपना। ओके। एंड लास्ट, आपको कोई जो मीम शेयर हुआ हो जो आपको लगता है यार ये बड़ा अच्छा मीम था, आपने भी दूसरों को शेयर किया? मीम से मुझे याद आया, हमारा एक ग्रुप है वहाँ इंस्टाग्राम में, मतलब मीम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारा है, क्योंकि इंस्टाग्राम में ग्रुप है हमारे। नीर सर, सिद्धार्थ भाई, रोशन भाई, सुमित भाई, राहुल भाई, ऐसा हम बहुत 7-8 लोग जुड़े हुए हैं। नीतीश भाई, हिमांशु भाई, सब फकीर भाई, तो ऐसे जुड़े हुए हैं। और हम उसमें बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ मीम्स और वीडियोस शेयर करते हैं ग्रुप में। हमारा कन्वर्सेशन उसी के थ्रू होता है। तो एक जो अंदर की बात है यहाँ पे, मैं ग्रुप का नाम तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे बट हाँ, ये बात मैं शेयर करूँगा। तो ऐसा कुछ मीम जो आपको याद हो कि जो रिसेंट में आया हो, कुछ ऐसा? मीम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक बार हम लाइन कहते थे, एक टीचर, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टीचर बच्चे को बोलती है कि पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, कहाँ क्या करे हो, तो बच्चा उनको जवाब देता है तुम डैश हो क्या। तो वो हम बार बार एक दूसरे को कहते थे हर छोटी मोटी बात पे। तो वो एक अच्छा मीम था। जिसको समझ में आ गया कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक फन पार्ट भी हो गया। थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे आंसर्स देने के लिए। हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है जो आपको एक्सेप्ट करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष जी। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि आप नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं ताकि वो भी यहाँ पर आके अपने जर्नी को शेयर कर सकें। तो आप किनको टैग करेंगे? पहला तो मैं बोलूँगा कि सुमित भाई और राहुल भाई, सुमित गुप्ता और राहुल साहू, दो अच्छे दोस्त हैं, दोनों ने साथ में तैयारी की है। तो मैं तो बोलूँगा कि दोनों आके एक साथ जॉइंट इंटरव्यू दे लें। उसके अलावा मैं सोनाल सर को टैग करना चाहूँगा, सोनाल डेविड सर। वो ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे मैं अभी भी बहुत कुछ सीखता हूँ। मैंने 2 महीने ट्रेनिंग की है, तो वहाँ पे साथ में थे। तो उन्होंने, और मैंने एक और बात है कि मेंस भी हम लोगों ने साथ में लिखा है, आजू बाजू बैठ के हम लोगों ने मेंस लिखा है। इंटरव्यू के दिन भी हमारा साथ में था, तो इंटरव्यू के पहले भी हम साथ में थे। तो मैं सोनाल सर को चाहूँगा कि वो यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर, आप सबको इनविटेशन है हमारे यहाँ आके अपने लाइफ जर्नी और CGPSC की तैयारी को आप शेयर कर सकें। और आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और आई होप स्टूडेंट्स को भी बहुत सारा हेल्प होगा इस चीज़ से। तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग मैसेज ड्रॉप करिए। ऐसे ही सेशंस हम लोग और लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप लोग स्टे ट्यून्ड, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।